हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करने वाले क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जो तुम्हारे एग्जाम में पक्का पक्का आने ही वाले हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 10 साल के रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो गारंटेड है, मैं बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये सारे 6 मार्क्स के होने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसके अंदर मेरे टॉप 10 क्वेश्चन को करवा दिया है। अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो वहां से भी बनने वाले हैं। तो बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्या कह रहा है कि हम समानता का समर्थन कैसे कर सकते हैं, संक्षिप्त विवरण के साथ कोई 3 बिंदु सुझाइए। समानता का समर्थन हमें करना है, ठीक है ना, हमें समानता दिखाना है। इसके लिए हमें 3 बिंदु सुझाने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, भूमिका लिखोगे। समानता लोकतांत्रिक समाज का एक मूलभूत मूल्य है। क्या है समानता? क्या है? लोकतांत्रिक समाज का एक मूलभूत मूल्य है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्तियों के साथ सभी व्यक्तियों को क्या मिले, समान अवसर मिले, ठीक है, समान अधिकार मिले। इसको हम क्या बोलते हैं, समानता। जब सभी व्यक्तियों को समान अवसर, समान अधिकार, ठीक है, और समान गरिमा मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं समानता। भारतीय संविधान ने समानता को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया है। समानता क्या हमारा एक मौलिक अधिकार है। तो कमेंट करके बताना कि जो समानता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानताओं को दूर करना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अगर हमें लोकतंत्र को दूर करना है तो जिस भी प्रकार की असमानताएं होती हैं उन सबको हमें क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए समानता को केवल सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि व्यवहार के रूप में भी लागू करना जरूरी है, ठीक है। ये समझ में आया इसकी प्रस्तावना। अब हमें समानता को क्या करना, समर्थन देना। तो कैसे कैसे समर्थन दोगे? कानूनी समानता सुनिश्चित करना। सभी धर्मों को कानून के समक्ष समान दर्जा मिलना चाहिए। किसी के साथ जातीय, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान अवसर प्रदान करना चाहिए। शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी में सबको क्या मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलने चाहिए। आर्थिक असमानता को कम करना। जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है, जे देश के अंदर अमीरी गरीबी की जो खाई है, जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, उसको क्या करना चाहिए, ठीक है, उस प्रकार की असमानता को खत्म करना चाहिए, ठीक है। तभी जाके क्या होगा, समानता स्थापित होगा। सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन। जो सामाजिक भेदभाव होता है जैसे कि जात पात होता है, लैंगिक भेदभाव होता है, अस्पृश्यता, इन सबको क्या करना चाहिए, हमें समाप्त करना चाहिए। तभी क्या होगा, समानता स्थापित होगा। शिक्षा और जागरूकता। सभी को शिक्षा मिलना चाहिए और सभी व्यक्ति क्या होना चाहिए, जागरूक होने चाहिए। समानता के मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से समाज में फैलाना चाहिए ताकि लोग समानता के अधिकार का सम्मान कर सके। जब लोग शिक्षित होंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा खुद ही कि समानता का अधिकार, ठीक है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें जब शिक्षा, ठीक है, व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहिए और साथ ही साथ उन्हें जागरूक भी करना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का पालन। संविधान में दिए गए समानता के सिद्धांतों के पालन कर नागरिक और सरकार दोनों मिलकर न्यायपूर्ण समाज बना सकते हैं, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप, इस प्रकार समानता का समर्थन केवल कानून बनाने से ही नहीं होगा, ठीक है, बल्कि सामाजिक सुधार, आर्थिक नीतियां और जागरूकता से संभव है। समानता लोकतंत्र की आधारशिला है और इसके बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। समानता क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक समानता वर्तमान समय की महत्वपूर्ण अवधारणा है, स्पष्ट कीजिए। हमें बताना है कि जो आर्थिक समानता होती है वो वर्तमान समय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि समाज में धन, संसाधनों, अवसरों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से हो। आर्थिक समानता का क्या अर्थ होता है कि समाज में जो भी धन है, जो भी संसाधन है, जो भी अवसर हो, वो सब क्या हो, न्यायपूर्ण तरीके से हो। इसका मतलब यह नहीं कि सभी का आय समान हो। इसका मतलब ये कहने का मतलब नहीं है सभी का आय क्या हो, समान हो। सभी का आय समान होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना। जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं उनका भी आय समान, जो कम मेहनत करते हैं उनका भी आय समान, तो ये क्या जाएगी, ये तो असमानता हो जाएगी। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी का आय समान हो, बल्कि यह है कि किसी को अत्यधिक गरीबी, अत्यधिक संपत्ति के कारण अन्याय का सामना ना करना पड़े। आर्थिक समानता का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या करना है, समाज में ऐसी समानता स्थापित करना है जिससे अमीरी जो गरीबी है, जो ज्यादा अमीरी गरीबी की जो खाई बढ़ रही है उसको थोड़ा सा क्या किया जाए, कम किया जाए। आज के समय में बढ़ती बेरोजगारी, गरीबी और संसाधनों की असमानता के कारण
आर्थिक समानता की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। तो आर्थिक असमानता क्या, आर्थिक समानता बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति क्या हो सके, थोड़ी सी सही हो सके। अब आर्थिक समानता को स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अमीरी गरीबी की खाई को क्या करना कम करना पड़ेगा। ठीक है, अमीरी गरीबी की खाई को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आर्थिक असमानता समाज में असंतोष और अपराध को बढ़ा सकती है। समान वितरण से सामाजिक स्थिरता और शांति बनी रहती है। ठीक है, यानी कि जो संसाधन है उसका वितरण कैसा किया जाए, समान रूप से किया जाए, क्योंकि हमारे देश में तो मुट्ठी भर लोगों के, ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी संसाधन है और कुछ लोग ऐसे, बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो संसाधनों का जो है समान, जो वितरण है वो समान होना चाहिए। समान अवसर की उपलब्धता, यदि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के समान अवसर मिले तो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति कर सकता है और आर्थिक समानता स्थापित कर सकता है। सामाजिक न्याय की स्थापना, आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण समाज के वर्गों को सशक्त बनाता है। जो भी हमारे पास संसाधन है उसका न्यायपूर्ण तरीके से वितरण होना चाहिए ताकि समाज में न्याय मजबूत हो सके। कल्याणकारी राज्य की भूमिका, ठीक है, किसका, कल्याणकारी राज्य की भूमिका, सरकार कर नीति, सब्सिडी और जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आय के अंतर को कम करने का प्रयास करती है। आय के अंतर को क्या करती है, कम करने का प्रयास करती है। राज्य क्या करती है, समानता, आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाती है। लोकतंत्र की मजबूती, अत्याधिक आर्थिक असमानता लोकतंत्र को मजबूत कर सकती है। ठीक है, अत्याधिक जो आर्थिक असमानता है वो लोकतंत्र को, ठीक है, अत्याधिक आर्थिक असमानता लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। आर्थिक समानता नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाती है। ठीक है, मानव विकास को बढ़ावा, जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल के विकास आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान जैसी आवश्यकताएं पूरी होंगी तो लोग शिक्षा भी लेंगे, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान रखेंगे और अपने स्किल्स को भी डेवलप करेंगे, जिससे समग्र विकास संभव हो सकेगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, इस प्रकार आर्थिक समानता केवल आर्थिक नीति का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की मजबूती का आधार भी है। यानी कि जब हम आर्थिक समानता कर देंगे तो लोकतंत्र भी हमारा क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। वर्तमान समय में संतुलन और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए आर्थिक समानता अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि न्यायपूर्ण वितरण क्या है। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ क्या होता है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के संक्षेप में इसकी व्याख्या हमें करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ठीक है, चल, स्टार नहीं बनाने आता मेरे को। ठीक है, चलो बात करते हैं। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ है कि समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का ऐसा बंटवारा जो निष्पक्ष और समानता पर आधारित हो। सिंपल सा है, न्यायपूर्ण वितरण का क्या अर्थ है, समाज में जो भी हमारे संसाधन है, जो भी हमारे अवसर है, जो भी हमारे अधिकार है, उन सबका निष्पक्ष, फ्री, ठीक है, फेयरली और इक्वली क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, सभी को विकास के समान अवसर मिले। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में जॉन रॉल्स के न्याय का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय को निष्पक्षता के रूप में न्याय, जस्टिस एज अ फेयरनेस बताया है। ठीक है ना, ऐसे अगर आप आंसर लिखोगे ना एक भी नंबर आपके कटेंगे नहीं। ठीक है, मैं चाहता तुम्हें शॉर्ट भी बता सकता था, जल्दी बता सकता था, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें लिखना भी सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या है इसके सिद्धांत। न्यायपूर्ण वितरण का अर्थ वो मैंने आपको बताया कि संसाधनों का ऐसा बंटवारा जिससे क्या हो, समान वितरण हो। मूल स्थिति, रॉल्स ने एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जहां लोग अपने सामाजिक स्थान से अनजान होकर न्याय के सिद्धांत तय करते हैं। ठीक है ना, यानी कि लोग जॉन रॉल्स है वो क्या कहते हैं, वो क्या एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जहां पे लोग अनजान है, इसके का है, लोग जो अनजान है न्याय से, ठीक है ना, और अनजान होकर न्याय के सिद्धांत तय करते हैं। अज्ञान का पर्दा, इस स्थिति में व्यक्ति यह नहीं जानता है कि वह अमीर है या गरीब, जिससे वह निष्पक्ष निर्णय लेता है। यानी कि जब समान बंटवारा हो जाएगा तो ना अमीर ज्यादा रहेंगे ना ज्यादा गरीब रहेंगे, इससे
जो निर्णय लिया जाएगा वो निष्पक्ष लिया जाएगा। पहला सिद्धांत, इनका पहला सिद्धांत क्या है? मूल स्वतंत्रता है। हर व्यक्ति को मूलभूत स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता है। दूसरा सिद्धांत इनका क्या कहता है? अंतर सिद्धांत, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी सक्रिय है जब वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं तभी एक्टिव होगा जब वो समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हित में हो। कहने का मतलब है जब कमजोर वर्ग, ज्यादा से ज्यादा कमजोर वर्ग को दबाया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा, तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं, ठीक ना, आर्थिक जो असमानताएं हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय रहेंगी। समान अवसर का सिद्धांत, सभी पदों और अवसरों तक समान पहुंच होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति केवल जन्म के आधार पर वंचित ना रह सके। ठीक है, ये थे आपके जॉन रॉल्स के न्यायपूर्ण बंटवारे के सिद्धांत। इस प्रकार जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत निष्पक्षता, समान स्वतंत्रता और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा पर आधारित है। यह आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में न्यायपूर्ण वितरण की एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी मैं बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत में मुक्त बाजार बनाम राज्य के हस्तक्षेप की स्थिति के बारे में हमें क्या करना है? चर्चा करना है। मुक्त बाजार पता ही है, मुक्त बाजार क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, और राज्य के हस्तक्षेप के स्थिति के बारे में हमें पता करना है। आर्थिक व्यवस्था में दो प्रमुख दृष्टिकोण पाए जाते हैं, एक मुक्त बाजार व्यवस्था और राज्य का हस्तक्षेप। एक जो होता है, एक बाजार ऐसा होता है जहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, एक बाजार ऐसा होता है जहां पे सरकार का हस्तक्षेप होता है। मुक्त बाजार में कीमतें और उत्पादन मांग पूर्ति के आधार पर तय होते हैं। मुक्त बाजार में जो होता है, ये जो मुक्त बाजार के अंदर जो कंपनियां होती हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, ठीक ना, वो डिमांड के हिसाब से अपने कीमतों को क्या करते हैं? तय करते हैं, लाभ कमाने के लिए। मुक्त बाजार में लाभ कमाने के लिए, ठीक है, होता है। ठीक है, जबकि राज्य हस्तक्षेप वाली व्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रित और संचालित करती है, और राज्य हस्तक्षेप वाली व्यवस्था में सरकार क्या करती है? अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है। और मुक्त बाजार में जो निजी कंपनियां होती है वो क्या करती है? उसको नियंत्रित करती है और कीमतों को डिमांड के हिसाब से क्या करती है? तय करती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। हमारा जो अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारे यहाँ पे मुक्त बाजार भी है और राज्य का हस्तक्षेप भी है, जिसमें दोनों तत्वों का समावेश है। समय के साथ भारत की आर्थिक नीति में परिवर्तन भी हुए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, ठीक है, हमारा जो भारतीय जो है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल है भारतीय बाजार। स्वतंत्रता के बाद भारत ने न तो पूर्ण पूंजीवादी मॉडल अपनाया और ना ही पूर्ण समाजवादी, ना तो ज्यादा मुक्त बाजार अपनाया और ना ही ज्यादा राज्य का हस्तक्षेप अपनाया, बल्कि दोनों का संतुलन रूप को अपनाया। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। राज्य की प्रमुख भूमिका, हमारे यहाँ पे राज्य की प्रमुख भूमिका है। इस अवधि में सरकार ने 1950 से लेकर 1990 के बीच में सरकार ने भारी उद्योगों, बैंकिंग और सार्वजनिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखा और योजनाबद्ध विकास को प्राथमिकता दी। हमारे यहाँ पर मुक्त बाजार तो है, लेकिन साथ साथ में उस मुक्त बाजार के अंदर हमारे राज्य सरकार का क्या है? हस्तक्षेप है। आर्थिक उदारीकरण 1991 के बाद 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत बाजार को अधिक स्वतंत्रता दी गई और निजी और वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। मुक्त बाजार के लाभ क्या है? मुक्त बाजार से लाभ ये होता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। मुक्त बाजार से लाभ क्या होता है? कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, उत्पादन में वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं। राज्य हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि पूर्ण मुक्त बाजार से असमानता बढ़ सकती है। जब पूरा मुक्त बाजार रहेगा, इससे असमानता बढ़ सकती है। इससे असमानता कैसे बढ़ सकती है? जैसे कि मान लीजिए अमीरी गरीबी की खाई बढ़ सकती है। कैसे? कहने का मतलब है कि भाई मुक्त बाजार में क्या होगा, जो निजी कंपनियां होगी वो ज्यादा लाभ कमाने के लिए अपने कीमतों को ज्यादा रखेंगी, और जब ज्यादा कीमतों को रखेंगी तो गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए सरकार का जरूरी बन जाता है कि सरकार क्या करे? हस्तक्षेप करे। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी। वर्तमान संतुलन व्यवस्था, आज भारत में बाजार को स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सरकार सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप भी करती है। तो हमारे यहाँ पे दोनों प्रकार की चीजें हैं और राज्य सरकार हस्तक्षेप भी करती है। इस प्रकार भारत ने मुक्त बाजार और राज्य हस्तक्षेप के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। यह मिश्रित मॉडल आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय को भी महत्व देता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 मुक्त बाजार। 15 की बात करते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली निकाय है। ठीक है, भारत का जो चुनाव आयोग है वो क्या है, शक्तिशाली निकाय है। चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका हमें बतानी है। पहले हमें चुनाव आयोग के बारे में बताना है, फिर इसके चुनाव के दौरान इसकी क्या भूमिका होती है। तो बात करते हैं, भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। भारत का चुनाव आयोग कैसा है, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत की गई है। इसका मुख्य कार्य देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है, देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है। लोकतंत्र की सफलता के निष्पक्ष चुनाव अत्यंत आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए निष्पक्ष चुनाव क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए चुनाव आयोग को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है, जिससे वह चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर सके। बात करते हैं क्या क्या इसके चुनाव के दौरान काम क्या होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। एक क्या है, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हमारे चुनाव आयोग को क्या है, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके आप बताइएगा वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है। चुनावों का आयोजन और नियंत्रण, इसके क्या क्या कार्य है। चुनाव आयोग लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का क्या करता है, संचालन करता है। आचार संहिता लागू करता है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू करता है। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है, जिससे निष्पक्षता बनी रहती है। मतदाता सूची को क्या करता है, तैयार करता है। मतदाता सूची को क्या करता है, तैयार करता है। चुनावी प्रक्रिया पर क्या करता है, निगरानी रखता है। चुनावी प्रक्रिया पर क्या रखता है, निगरानी रखता है। ये इसके कार्य है। अगला कार्य, चुनावी सुधार और तकनीकी प्रयोग। चुनाव में क्या करता है, सुधार करता है, जैसे कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। ठीक है, वीवीपैट जैसे तकनीकों का अपनाकर पारदर्शिता बढ़ाई है। तो ये चुनाव आयोग के क्या है, कार्य है। ठीक है, इसको कर लेना। इस प्रकार भारत का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली और स्वतंत्र संस्था है। इसकी निष्पक्षता और शक्ति लोकतंत्र की मजबूती का क्या है, आधार है। चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव कैसा हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। छठा 16 क्वेश्चन है, भारत की चुनाव प्रक्रिया में संक्षेप में बताइए। चुनाव प्रक्रिया हमें बताना है, हमें चुनाव में सुधार की आवश्यकता क्यों है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ चुनाव प्रक्रिया व्यापक और संगठित ढंग से संचालित की जाती है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव क्या है, लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि इनके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, चुनाव करती है। ठीक है, क्योंकि भाई लोकतंत्र और चुनाव एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। फिर भी समय समय पर चुनाव सुधारों की आवश्यकता महसूस की जाती है, ताकि लोकतंत्र अधिक मजबूत हो सके। पहला, क्या सुधार करना है, मतदाता पंजीकरण। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। नामांकन प्रक्रिया, उम्मीदवार निर्धारित तिथि का अपना नामांकन पत्र भरते हैं। जांच के बाद वैध उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाती है। ठीक है, प्रचार अभियान। ठीक है, क्या चाहिए, प्रचार अभियान। ठीक है, हमें क्या क्या सुधारने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनसभाएं, रैलियां और मीडिया के माध्यम से प्रचार करते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू रहती है। मतदान प्रक्रिया, ये तो अभी आपका क्या है, ये चुनाव प्रक्रिया को संक्षेप में बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं, ये चुनाव प्रक्रिया को बता रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया कैसे क्या होती है हमारे भारत में। ठीक है, ये हमारे भारत में चुनाव करवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। मतगणना और परिणाम, और क्या किया जाता है, मतगणना और परिणाम किया जाता है। ठीक है, चुनाव में सुधारने की क्या क्या आवश्यकता है। चुनावों को कैसे हम सुधार सकते हैं। पहले धन बल का प्रयोग को रोकना पड़ेगा, बाहुबली को रोकना पड़ेगा, अपराधीकरण को रोकना पड़ेगा, मतदाता जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, कि कमी जैसी समस्या चुनाव सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है। हमें धन बल, ठीक है, चुनाव में क्या क्या सुधार करना है, हमें धन बल को रोकना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव जब आता है तो बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, धन को खर्च किया जाता है। ठीक है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, बाहुबली यानी कि जितने भी आपको देखोगे ना,
नेता वगैरह ये सारे बाहुबली लोग ही हैं, ठीक है। इनकी शक्ति को कम करना पड़ेगा। अपराधीकरण, ठीक है, आजकल आपको खुद ही पता है, ठीक है, जितने भी अपराधीकरण करने वाले हैं वो सारे के सारे नेता ही हैं। मतदाता जागरूकता, मतदाताओं को क्या करना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा कि किसको वोट देना है, कैसे देना, अपनी सोच को विकसित करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चुनाव में सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया व्यवस्थित और लोकतांत्रिक है, फिर भी पारदर्शिता और निष्पक्षता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए समय समय पर चुनाव में सुधार करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका परस्पर संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। आपको बताना कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक दूसरे के साथ क्या है, परस्पर संबंधित है। बात करते हैं भारतीय शासन व्यवस्था तीन प्रमुख अंग है। भारतीय शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग, ठीक है। कार्यपालिका माने सरकार के तीन अंग, ठीक है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, पर आधारित है। संविधान ने इन तीनों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया है, ठीक है, परंतु पृथक्करण नहीं है, अलग नहीं है। इनका संबंध संतुलन और नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित है। इनका जो संबंध है वो किस पे आधारित है, चेक्स एंड बैलेंसेस पे आधारित है। प्रत्येक अंग स्वतंत्र होते हुए भी अन्य अंगों के कार्यों पर निगरानी रखती है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बना रहता है। चलिए, विधायिका और कार्यपालिका में क्या संबंध है। भारत में संसदीय प्रणाली है, कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका से ही निकलती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है। क्या बोल रहा है कि कार्यपालिका में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है वो कहां से निकलती है, विधायिका से ही निकलते हैं, ठीक है ना। सारे कार्यपालिका के अंदर विधायिका से ही आते हैं, तो मंत्री और प्रधानमंत्री की वजह से कार्यपालिका और विधायिका में संबंध है। कार्यपालिका और विधायिका का नियंत्रण, कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका पर नियंत्रण करती है, जैसे कि संसद में प्रश्न काल होता है, शून्य काल होता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका को नियंत्रित करती है। न्यायपालिका का न्याय पूर्वावलोकन, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकती है, ठीक है। तो सारे एक दूसरे से क्या है, संबंधित है, एक दूसरे के कार्यों पर निगरानी रखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका, ठीक है, राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है, जो कि कार्यपालिका का एक अंग है, परंतु इसमें न्यायपालिका भी सलाह ली जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, विधायिका को राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग चलाने का क्या है, अधिकार है, जिससे संतुलन बना रहता है। तो संविधान में सर्वोच्च, संविधान का सर्वोच्च तीनों अंग संविधान के अधीन कार्य करते हैं। संविधान इनके अधिकारों और सीमाओं को निर्धारित करती है। इस प्रकार भारत में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के साथ क्या है, संबंधित है, क्योंकि तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। स्वतंत्रता के हानिकारक सिद्धांत के बारे में बताना है। हमें क्या करना है, स्वतंत्रता के हानिकारक सिद्धांत के बारे में बताना है कि स्वतंत्रता से क्या क्या हानिकारक चीजें होती है। स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपने निर्णय लेने की क्षमता। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर अपने निर्णय लेने की क्षमता, परंतु कोई भी व्यक्ति तब तक मान्य नहीं है जब तक वह दूसरे के अधिकारों का समाज में सुरक्षा के लिए हानिकारक ना हो। क्या बोल रहा है, कोई भी स्वतंत्र तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह दूसरे के अधिकारों या समाज की सुरक्षा के लिए हानिकारक ना हो, ठीक है, तब तक उसको हम स्वतंत्र नहीं मानेंगे। जीएस मिल ने इसे हानिकारक सिद्धांत कहा है। जीएस मिल ने इसे क्या बोला, हानिकारक सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संतुलन को समझने में महत्वपूर्ण है। हानिकारक सिद्धांत की परिभाषा क्या है, मिल के अनुसार स्वतंत्रता का प्रयोग तब तक सुरक्षित है जब तक वो दूसरे को हानि ना पहुंचाए। इसे हम हानि का सिद्धांत भी कहते हैं ना। मिल के अनुसार क्या है, स्वतंत्रता का प्रयोग तब तक सुरक्षित है तब तक दूसरे को हानि ना पहुंचे, इसे की हानिकारक सिद्धांत कहते हैं, इसे ही हानि का सिद्धांत कहते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, व्यक्ति को अपने विचार, अभिव्यक्ति और जीवन शैली का अधिकार है जब तक कि यह दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना करे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का बचाए रखा जाता है तब तक जब तक वो दूसरे की स्वतंत्रता को हनन ना करे। सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज या दूसरे के व्यक्ति को हानि पहुंच रही है तो समाज पर उस पर सीमाएं लगा सकते हैं। धूम्रपान पर प्रतिबंध, इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हो हानि के सिद्धांत के, धूम्रपान पर प्रतिबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए लगाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि भाई मान लीजिए किसी को मैंने स्वतंत्रता दे दी है, भाई तुम स्वतंत्र हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो इससे क्या है, हमारा जो समाज है उसको गलत प्रभाव पड़ेगा, उसमें लोग बीमार होंगे।
तो ये स्वतंत्रता जो है वो हानि स्वतंत्रता है, इससे क्या होगा दूसरे को, ठीक है, नुकसान पहुंचेगा। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता को हमें क्या करना चाहिए, सीमित करनी चाहिए। सीमा निर्धारण, स्वतंत्रता को क्या करना चाहिए, सीमा निर्धारण करना चाहिए। मिल ने कहा है कि कानून और सामाजिक नियमन हानिकारक व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक है, बिना व्यक्ति की आवश्यकता में अधिक हस्तक्षेप किए। ठीक है, क्या बोला, मिल ने कहा है कि कानून और सामाजिक नियमन हानिकारक व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक है। जो कानून है वो हानिकारक व्यवहार को रोकने के लिए आवश्यक है, व्यक्ति के आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप किए बिना, बिना व्यक्ति के अधिक आवश्यकता से हस्तक्षेप, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, हस्तक्षेप वहीं तक करना है जहां तक व्यक्ति का क्या कर रहा है, वो हानि पहुंचा रहा है। लोकतंत्र स्वतंत्रता संतुलन, हानिकारक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हित दोनों संतुलित रहे। इस प्रकार हानिकारक सिद्धांत स्वतंत्रता के प्रयोग की सीमा निर्धारित करता है। यह लोकतंत्र में व्यक्तिगत अधिकारों और समाज के हितों के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों के स्रोत बताने, हमें इन प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, स्वतंत्रता में प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और प्रतिबंध के स्रोत बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता के अधिकार सीमित नहीं है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सीमित नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। समाज में कई कारणों से व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये प्रतिबंध केवल सुरक्षा, समानता और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं लोगों की स्वतंत्रता पे, वो किस लिए है, ताकि देश में सुरक्षा बनी रहे, समानता बनी रहे और सामाजिक कल्याण होता रहे। प्रतिबंधों के स्रोत और आवश्यकता को समझना लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक की बनने के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको जिम्मेदार नागरिक बनना है तो आपको स्वतंत्रता के स्रोत को समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता के स्रोत कौन कौन से, संविधान और कानून है। संविधान और कानून प्रावधान और संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता पर सीमाएं निर्धारित करती है। पहला स्रोत समझ में आया, संविधान और कानून। दूसरा स्रोत न्यायपालिका, न्यायपालिका क्या स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए हानि सिद्धांत और सामाजिक हितों के आधार पर सीमाएं तय करती है। यानी कि न्यायपालिका भी क्या करती है, स्वतंत्रता पर सीमाएं लगाती है। तीसरा, सामाजिक और सांस्कृतिक नियम, समाज के नियम और आदर्श व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते हैं ताकि सामूहिक हित सुरक्षित रहे। यानी कि समाज में जो नियम वगैरह बनाए जाते हैं वो क्या करता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। आवश्यकता, दूसरों की रक्षा के लिए, ठीक है ना, प्रतिबंध दूसरों की जीवन, स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आवश्यकता, सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। स्रोत समझ में आया, स्रोत क्या है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के स्रोत कौन कौन से, संविधान और कानून है, न्यायपालिका है, समाज है, ठीक है हमारा। आवश्यकता क्यों है, ताकि दूसरे के स्वतंत्रता का हनन ना हो, ताकि दूसरे के स्वतंत्रता का हनन ना हो। और अगली आवश्यकता क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था बनी रहे, शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानून के माध्यम से सीमाएं आवश्यक है ताकि हमारा सार्वजनिक व्यवस्था क्या रहे, बनी रहे। तीसरी आवश्यकता, न्याय और समानता स्थापित करने के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आवश्यक है ताकि समाज का हित, न्याय और समानता सुरक्षित रहे। सीमित स्वतंत्रता ही व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक जिम्मेदारी का संतुलन सुनिश्चित करती है। 20वां की बात करते हैं, समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए, समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बताना है। जो समान लोग होते हैं उनके लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समानता लोकतंत्र का मूलभूत मूल्य है। समान लोगों के लिए समान व्यवहार का अर्थ है समान परिस्थितियों में सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव के न्याय किया जाए, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार का मतलब क्या होता है, सभी नागरिकों के साथ बिना भेदभाव के क्या किया जाए, न्याय किया जाए। यह सामाजिक न्याय, कानून की समानता और लोकतंत्र के अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। पहला, कानूनी समानता, ठीक है, क्या था, कानूनी समानता। कानूनों के सामने सभी नागरिक समान है, किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। न्याय और निष्पक्षता, समान परिस्थितियों में समान न्याय प्रक्रिया की नींव है। यानी कि समान परिस्थितियों के लिए समान निर्णय लिए जाते हैं, समान न्याय किए जाते हैं। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, समान व्यवहार से कमजोर वर्गों को भी समान अवसर और संरक्षण मिलता है, ठीक है। जब समान व्यवहार होगा तो कमजोर वर्ग होंगे उनको भी क्या मिलेगा, समान अवसर मिलेगा। आर्थिक अवसरों में समानता, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, समान अवसर प्रदान करना आर्थिक समानता को क्या करता है, बढ़ाता है।
उदाहरण में क्या लिखेंगे, यदि दो समान योग्यताएं वाले कर्मचारियों को भेदपूर्ण वेतन दिया जाए तो यह असमान व्यवहार होगा। ये क्या होगा, असमान, यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक आप एक मैं, ठीक है, दोनों की योग्यता क्या है, सेम है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन वेतन क्या मिल रहा है, आपको अलग मेरे को अलग, तो ये क्या है, ये असमान व्यवहार है। लोकतांत्रिक स्थिरता, समान व्यवहार लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाता है। समान व्यवहार क्या करता है, लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाता है और सामाजिक असंतोष को क्या करता है, कम करता है। बात करते हैं निष्कर्ष की, इस प्रकार समान लोगों के साथ समान लोगों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करना न्याय, समानता और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जो समान लोग हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दिया आप और मैं, तो हम दोनों के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। तो यही तो क्वेश्चन का आंसर है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। यह समाज में विश्वास और सामाजिक न्याय को मजबूत करता है। तो बच्चों ये थे आपके 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी अभी तक तो उस वीडियो को भी देख लेना, क्वेश्चन वहां से बनेंगे, क्वेश्चन यहां से भी बनेंगे, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप तैयारी अपनी जारी रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।